बच्चों, अपना साइंस का चैप्टर चल रहा था। अपन ने काफ़ी इसको कंप्लीट करने की कोशिश की है, पूरा कंप्लीट भी हो गया है। कुछ टॉपिक्स और रहे हैं, आज अपन उन्हें कंप्लीट करेंगे। जैसे कि अपना जो चैप्टर्स का नाम है वो है कोशिका। अपन ने इसकी डिस्कवरी के बारे में चर्चा कर ली थी। इसकी रॉबर्ट ने की थी, लेकिन वो किस में की थी? मृत कोशिकाओं में की थी। फिर आया था वैज्ञानिक अपना लीवेनहॉक, और लीवेनहॉक ने सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज की थी। यहाँ तक अपन ने चर्चा कर ली थी। उनके आकार आकृति क्या है कोशिकाओं की, वो भी अपन ने देख लिए थे कि कोशिका की क्या आकार है, क्या आकृति है। अपन ने कोशिका के प्रकारों के बारे में बच्चों चर्चा कर ली थी। जैसे प्रकार की बात करें अपन, तो प्रकार अपन ने दो प्रकार के पढ़े थे। एक पढ़ा था अपन ने प्रोकैरियोटिक कोशिका, और दूसरा पढ़ा था अपन ने यूकेरियोटिक कोशिका। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये अपन ने नेक्स्ट क्लास में पढ़ लिया था, इससे पहले वाली क्लासों में पढ़ रखा है। इसके बाद जो अपन को आज जो शुरू करना है, इस यूकेरियोटिक कोशिका को मैंने बताया था कि आपको दो भागों में बांटा है। यूकेरियोटिक कोशिका को भी अपन ने दो में पढ़ना है, एक पादप और एक जंतु। अपन ने ये दोनों कोशिकाओं के बारे में पढ़ना है, इनके डायग्राम्स भी इंपोर्टेंट हैं और इनमें क्या अंतर है उस डायग्राम बनाने की सहायता से अपन ने समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज अपन को क्या पढ़ना है? जंतु कोशिका और पादप कोशिका। एक इनके पार्ट्सों के बारे में भी अध्ययन करेंगे। इनके पार्ट्सों के कुछ नाम दिए हैं अपने लिए, केंद्रक के कार्य दिए हैं, साइटोप्लाज्म के कार्य दिए हैं, कोशिका द्रव्य के कार्य दिए हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के भी कुछ कार्य दिए हैं। जो इंपोर्टेंट्स आपके सिलेबस में दिए हैं इनके ऑर्गन्सों को, उनको अपन समझने की पूरी कोशिश करेंगे। इनसे पहले अपन डायग्राम बना लेते हैं। आपकी बुकों में भी दे रखा होगा, आप उससे भी यहाँ भी देख सकते हैं। इसके लिए ये बीच वाला भाग होता है, इसे केंद्रक बोलते हैं, और इसमें एक अंदर होता है, इसे केंद्रिका बोलते हैं। इसमें ये इनकी सतह पर पाए जाते हैं राइबोसोम के कार्य अपन देख लेंगे। ठीक है, यहाँ अपन इसकी माइटोकॉन्ड्रिया बना लेंगे। यहाँ से अब इसको अपन कंप्लीट कर लें। साथ में इसको भी बना के चले आप।
इसके ऊपर क्या होती है अपन ने चर्चा कर ली थी, इसके ऊपर सेल वॉल होती है और इसके ऊपर सेल मेम्ब्रेन होती है। यहाँ तक अपन ने चर्चा कर ली थी, जैसे कि अभी आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। इसको और बना लेते हैं, इसके अंदर भी न्यूक्लियस होगा। जैसे कि आपको ये जो डायग्राम्स दिख रहे होंगे, जंतु कोशिका और पादप कोशिका है। कौन सा जंतु कोशिका है, पादप कोशिका, पहचान में से आप पढ़ने के पहले भी डायग्रामों के बारे में हल्की सी चर्चा कर चुके हैं। चलो इतना ही बहुत है। कुछ और पार्ट जो है इसमें पार्ट, ठीक है, ये है अपनी पादप कोशिका। आज ये टॉपिक अपने लिए कंप्लीट करना है पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बारे में, और चीज है जंतु कोशिका। ठीक है, तो देखो जो सबसे इनका नामकरण कर लेते हैं, क्या क्या बोलते हैं इनके लिए। जो सबसे बाहर की जो लेयर दिख रही है आपके लिए, इसे बोलते हैं अपन कोशिका भित्ति। इसमें जो आपको बाहर दिख रही है, ये क्या है, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, क्या इसमें अभी अंतर करेंगे अपन इसको। ये होता है केंद्रक, ये क्या है, पूरा जो आपको जो गोल गोल बीच में दिख रहा है, ये क्या है, केंद्रक है। ठीक है, अंदर क्या है, इसमें केंद्रिका है। ये क्या है, यहां से डीएनए आरएनए आनुवंशिक पदार्थ है, गुणसूत्र लिख लिया है बढ़िया। ठीक है, जो आपको इसके ऊपर दिख रही है, ये वाली और ये वाली, जो इसको क्या बोलेंगे अपन, ये पूरे को मिला है गोल गोल जो आपको बीचों बीच में दिख रहा है, इसे केंद्रक बोलते हैं। और जब केंद्रक की झिल्ली हो जाएगी यहाँ से, तो केंद्रक के चारों ओर पाई जाती है, उसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। इसमें भी होगी केंद्रक झिल्ली। ये आपको इस टाइप की दिख रही है, इसे बोलते हैं गोल्जी कार, इसे बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, इसे बोलते हैं रिक्तिका, इसे बोलते हैं, जिसको आपको पानी पानी सा दिख रहा है इसमें, इसे बोलेंगे कि बूंद बूंदों के रूप में दिख रहा है, इसे बोलते हैं कोशिका द्रव। ठीक है, हाँ, इसकी जैसी क्या हो जाएगी, माइटोकॉन्ड्रिया, ये इसका गोल्जी का, गोल्जी की बॉडी, ये रिक्तिका, और जो आपको ये दाने दाने संरचना दिख रही है, बोलते हैं राइबोसोम।
चलो, जैसे कि आपको एक डायग्राम इसमें दो दिख रहे हैं, दो अपन ने इसके बनाए, एक बनाया है जंतु कोशिका का और एक बनाया है अपन ने पादप कोशिका का। देखो जो जंतु कोशिका आपको दिख रही है, इसके ऊपर क्या लिखा है, अपने को क्या करना है, इनमें डिफरेंस करना है, इन दोनों के डायग्रामों को चर्चा करना है। पहले तो अपन डायग्रामों की इंपोर्टेंस है, एग्जाम पेपर में यही पूछे जाते हैं कि नामांकित जंतु कोशिका का चित्र बनाइए या फिर पादप कोशिका का चित्र बनाइए। तो आपके सामने ये लगे जो दोनों डायग्राम से आप इन्हें बना नोट भी कर सकते हैं अपनी बुक में, और जैसे इतना नामांकन अपन ने किया है उतना ही काफी है। अब बात कर लेते हैं कि इनमें कुछ अंतर भी पूछे जाएंगे कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका जो है इनमें वाकई में अंतर क्या है। इस डायग्राम की सहायता से अपन इनमें कुछ अंतर करने की कोशिश करेंगे जो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग है। जैसे कि आपको समझ में आ गया होगा, इसे बोलते हैं अपन जंतु कोशिका और इसे बोलते हैं पादप कोशिका। तो आपको एक अंतर दिख रहा होगा इसमें, और वो पहला अंतर दिख रहा होगा एक कोशिका झिल्ली, इसके ऊपर आउटर लेयर को क्या बोलते हैं, एक कोशिका होती है। कोशिका अपन ने पढ़ ली, किसी भी जीव की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई को, सबसे स्मॉल यूनिट को, सबसे छोटी इकाई को क्या बोलते हैं, कोशिका। पहले तो इसी शब्द को अपन डिफाइन कर लें कि कोशिका क्या है, पहले भी पढ़ ली है, यदि आप भूल गए तो एक बार और इनकी चर्चा कर लेते हैं। सबसे छोटी इकाई, सजीवों की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे क्या बोलते हैं, कोशिका। ठीक है, कोशिकाओं से मिलकर अपन सबका शरीर बना है, जितनी शरीर है सबका शरीर किससे मिलकर बना है, कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। तो एक कोशिका है जंतु कोशिका है, और वो आपके सामने दिख रही है उस साइड वाली, वो पादप कोशिका है। तो इस जंतु कोशिका में आपको एक अंतर दिख रहा होगा, और वो अंतर है इसमें सबसे बाहर वाली लेयर को क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली। जैसे कि आपको उसमें नहीं दिख रही होगी, उसमें सबसे बाहर लेयर क्या दिख रही है आपको, कोशिका भित्ति। क्या सर आप ये बताना चाहते हैं कि सबसे बाहर वाली लेयर होती है उसे हम क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली, और जो किसमें होती है, पादप कोशिकाओं में। क्या ये जंतुओं में भी होगी, अभी देख सॉरी कोशिका झिल्ली किसमें होती है, पादपों जंतुओं में, कोशिका भित्ति किसमें होती है, पादपों में। ठीक है, अब बात ये करते हैं जो कोशिका झिल्ली क्या जो जंतुओं में पाई जाती है वो क्या पादपों में नहीं होती। इसमें भी जो सबसे जी नहीं बोला हमने कि कोशिका झिल्ली जो पादपों में है, सॉरी जंतुओं में है, ये बोला है अभी कि सबसे बाहर वाली लेयर को, जो कोशिका के सबसे बाहर घेरे हुए रहती है, उसे क्या बोलते हैं अपन, कोशिका झिल्ली। यहाँ तक क्लियर है। तो जंतु कोशिका के सबसे बाहर वाली लेयर होती है कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसमें सबसे बाहर आपको दिख रही है इसे बोलते हैं कोशिका भित्ति। अब जो अंदर वाली है, एक अंदर भी रहती है इसमें, उसमें क्या बोलते हैं, इसमें इसे बोलेंगे अपन कोशिका झिल्ली। मतलब कोशिका झिल्ली इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन बाकी में अंतर अपन किस पॉइंट से, दृष्टिकोण से करना है कि कोशिका भित्ति। पहला अपना अंतर क्या होगा, एक बार और समझ लेंगे अभी हवाले से, कोशिका भित्ति। देखिए कोशिका भित्ति क्या होगा, कोशिका भित्ति किसमें प्रेजेंट होगी, कोशिका भित्ति उपस्थित होती है पादप कोशिका। पहला अंतर क्या हो जाएगा, पादप कोशिका, और जंतुओं में क्या होती है, एब्सेंट होती है, मतलब अनुपस्थित होती है। पहला अंतर आपको समझ में आ गया होगा। अब बारीकी से समझिए आप, अभी हमने ये बोला था कि जंतु कोशिका के सबसे बाहर वाली जो परत झिल्ली होती है उसे क्या बोलते हैं, जो बाहर घेरे हुए रहती है उसे कोशिका झिल्ली बोलते हैं। ऐसे कि इसमें नहीं होता, पादपों में नहीं होता। सबसे बाहरी परत, बाहरी लेयर को क्या, बाहरी परत को क्या बोलते हैं अपन, कोशिका भित्ति। ठीक है, तो इसमें कोशिका झिल्ली होगी, बिल्कुल होगी। इसमें क्या होगी, अंदर होगी, कोशिका भित्ति के अंदर होती से बोलते हैं कोशिका झिल्ली। ठीक है, पहला पॉइंट हो जाना चाहिए अपना कि कोशिका भित्ति किसमें होती है, पादप कोशिकाओं में होती है, और जंतु कोशिकाओं में सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है उसे अपन क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली। अब आशा करता हूं कि कोशिका झिल्ली और भित्ति में आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो सर जब कोशिका झिल्ली है और कोशिका भित्ति है तो किसी चीज से मिलकर तो बनी होगी। जैसे कि अपन ने कोशिकाओं की बात की थी, अपना शरीर किसी चीज से मिलकर बना हो, किसी पदार्थ से मिलकर बना है, कोई भी तो यौगिक है किसी चीज से मिलकर तो बनी होगी। कोशिका झिल्ली है, कोशिका भी किसी अपन ने चर्चा की थी, प्रोटीन की है, कुछ अलग अलग टाइप की कोशिका के, उसका रासायनिक संगठन देखा था। तो सर इस रासायनिक संगठन में इन दो चीजें किससे मिलकर बनी होती हैं, बहुत इंपोर्टेंट है। तो जो कोशिका झिल्ली होती है इसकी और इसकी कोशिका भित्ति, यहां अंतर कर गया है। चलिए, ये किस चीज से मिलकर बनी है,
तो कोशिका झिल्ली मिलके बनी है फास्फो, इसको देखो पहले आप समझ जाए। जब कोशिका भित्ति किससे मिलके बनी है? सेल्यूलोज से। सर सेल्यूलोज क्या होता है? सेल्यूलोज एक प्रकार का बच्चों कार्बोहाइड्रेट्स होता है, जैसे कि अपन ने चर्चा कार्बोहाइड्रेट्स की पढ़ ली थी। सेल्यूलोज क्या होता है? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट्स ही है, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट तो है लेकिन उसमें कुछ अंतर होता है, वो बाकी आपको आगे हम पढ़ा देंगे कि क्या अंतर होता है। अभी आप याद रखो कि एक प्रकार का क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। तो सर कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन की मात्रा इसमें प्रेजेंट होगी, बिल्कुल होगी। जो एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो सर्वाधिक दुनिया में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, सेल्यूलोज। ये भी आप ध्यान रखेंगे कि जो कोशिका भित्ति होती है वो किससे मिलके बनी होती है? सेल्यूलोज से मिलके बनी होती है। सेल्यूलोज जो आपको दिख रहा है ये किससे मिलके बनी है? सेल्यूलोज से। सेल्यूलोज क्या है? सेल्यूलोज एक, अभी आप इतना ध्यान रखें कि एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। और एक सेल्यूलोज के बारे में और आप ध्यान रखें कि सर्वाधिक मात्रा में संसार में जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है वो क्या है? सेल्यूलोज। ठीक है। अब कोशिका भित्ति किससे मिलके बनी है? तो कोशिका भित्ति मिलके बनी होती है ये फास्फोपेप्टाइड से। या अपन कहें कि प्रोटीन जो होती है, प्रोटीन की अपन ने डेफिनेशन पढ़ी थी जब अपन पढ़ रहे थे कोशिकाओं के बारे में। शायद आपको याद होगा कि अपन ने प्रोटीन के बारे में चर्चा की थी कि प्रोटीन क्या होता है? ऐसा रासायनिक पदार्थ होता है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, सभी तो कार्बोहाइड्रेट में भी होते हैं, बिल्कुल होते हैं कार्बोहाइड्रेट में। प्लस क्या होता है इसमें? नाइट्रोजन और होता है, उसे क्या बोलते हैं? प्रोटीन। ठीक है। तो प्रोटीन में बॉन्ड पाया जाता है, जैसे कि ये दो बॉन्ड, इन दोनों के बीच में कुछ बंधों के आपस में जुड़े होंगे, उससे अपन बॉन्ड बोलते हैं। तो फास्फोपेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड चीज से मिलकर क्या बनी होती है? कोशिका झिल्ली। अभी आप इतना ध्यान रखें कि फास्फो एक समूह जुड़ा रहता है जो कितने लेयर की होती है? 2 लेयर की, ऐसे कि एक और एक झिल्ली। कितने लेयर की होती है कोशिका झिल्ली? 2 लेयर की होती है। ठीक है, 2 परत वाली होती है, इसमें एक परत ये और इसके बीच में जो फास्फो समूह प्रेजेंट होता है, इतना आप ध्यान रखेंगे। अब आपको एक में अंतर करने में समस्या नहीं होगी। एक किस पदार्थ से मिलकर बनी होती है? फास्फोपेप्टाइड प्रोटीन से, उसे आप ध्यान रखेंगे सेल्यूलोज। और भी ये अंतर आगे अपन कर लेंगे इसमें। अब बात कर लेते हैं इसमें केंद्रक। तो केंद्रक तो दोनों में ही प्रेजेंट होता है, इसमें भी प्रेजेंट है और उसमें भी प्रेजेंट है। ठीक है। तो केंद्रक क्या हो जाएगा? दोनों में प्रेजेंट हो जाएगा, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। अंतर क्या निकलेगा फिर? इसमें जो रेक्तिकाएं जो हैं छोटी छोटी होती हैं और उसमें रेक्तिकाएं क्या होती हैं? आपको दिख रही होंगी बड़ी बड़ी होती हैं। ठीक है। इनमें रेक्तिकाएं जो आपको दिख रही होंगी, और बना लेते हैं 2-3 और अपन। क्या होती है ये रेक्तिकाएं? इनमें जंतु कोशिकाओं में क्या होती हैं? छोटे आकार की होती हैं। और पादप कोशिकाओं में रेक्तिकाएं जो आपको दिख रही हैं ये सब क्या है? रेक्तिकाएं हैं। ये कैसी होती हैं? बड़े बड़े आकार की होती है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। 4 पॉइंट अपन ने अंतर कर लिए। इस वाले में आपको क्या बोलते हैं? इस टाइप से पढ़ा, इसे बोलते हैं अपन माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल। ये भी माइटोकॉन्ड्रिया है, श्वसन तो इसमें भी होता है और इसमें भी होता है, श्वसन की क्रिया होती है इसमें। ठीक है। और क्या है? तो और इसमें अंतर क्या? इसमें हरित लवक पाया जाता है। हरित लवक का काम क्या होता है? फोटोसिंथेसिस क्रिया को कंप्लीट करना या प्रकाश संश्लेषण क्रिया को संपन्न करना। हरित लवक किसमें होंगे? अपन तो अपना भोजन स्वयं बनाते नहीं है। कौन बनाते हैं तो अपना भोजन? अपन तो किसी दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं, किसी ऐसे पेड़ पौधों पर आश्रित हैं अपन। तो अपना भोजन कौन बनाता है? अपना भोजन बनाते हैं पादप। किस क्रिया के माध्यम से? और उस क्रिया को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। आपने पढ़ा होगा। इसमें क्या होता है प्रकाश संश्लेषण में? क्लोरोफिल अपने पढ़ा होगा पत्तियों में पाया जाता है। तो क्लोरोफिल क्या? जिसमें हरित लवक पाए जाते हैं, ये आप ध्यान रख लेना, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में सहायक होते हैं। इसमें जो होते हैं हरित लवक नहीं पाए जाते। जी आपके 5 अंतर आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। और आप इन जो डायग्राम जितने बने हैं इनको आप अच्छे से बना लीजिए, नोट कर लीजिए। कुछ और देख ले रहा है इसमें।
सर हो गई क्या आपकी? एक वीडियो और बना। चलिए बच्चों अंतर और कर लेते हैं। अपन ने डायग्राम बना लिए, कुछ उस डायग्राम की सहायता से अंतर किए। अब जो कॉपियों में आप नोट कर लेना अपनी जो भी नोटों को, अब उसमें कुछ अंतर और कर लेते हैं जंतु कोशिका के बारे में और पादप कोशिका के बारे में। ये डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके चित्रों को अच्छे से बना बना के बार बार प्रैक्टिस कर लेना। चलिए अब क्या करते हैं, एक साइड लिख लो आप पादप कोशिका और एक साइड लिख लो जंतु कोशिका। ठीक है, पहला अंतर देख लेते हैं कि कोशिका वृत्ति का। कोशिका वृत्ति किसमें प्रेजेंट थी? तो पादप फॉर्म में उपस्थित थी। इसमें क्या होती है? अनुपस्थित। ठीक है, कोशिका वृत्ति जो बाहर होती है वो पादप कोशिका में उपस्थित होती है और कोशिका वृत्ति जंतुओं में अनुपस्थित होती है। पहला पॉइंट आपका पहले अपन ने डायग्राम की सहायता से भी समझा और इससे भी आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा पॉइंट क्या होगा? दूसरा क्या था इसमें? रिक्तिका कैसी थी? बड़ी आकार की, और इसमें कैसी होती है? छोटे आकार की। रिक्तिकाएं प्रायः छोटे छोटे आकार की होती हैं। ठीक है, तीसरा क्या है? तीसरा पॉइंट अपन ने क्या देखा था इसमें अंतर का? इसका आकार और देख लीजिए, इसका आकार कैसा होता है। देखिए जी कैसी बताई थी मैंने जंतु कोशिका आपको? गोल के आकार की बताई थी। पहले जंतु को अपन कोशिकाएं पढ़ रहे थे, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में मैंने आपको अंतर बताया था। ठीक है, और जी कैसी होती है? आयत के आकार की। ठीक है, चौथा देख लीजिए। चौथा जो पॉइंट है वो लिख लो आप लाइसोसोम का। लाइसोसोम, ये अंतर को मैंने आपको आकार के बारे में, आकार जब पढ़ाए थे कोशिकाओं के तब उसमें आपको पढ़ा दिया था। अब देख लेते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम किसमें प्रेजेंट होते हैं? मैंने बताया था इसमें होंगे या इसमें होंगे? जंतुओं में उपस्थित होते हैं, पादपों में अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होते हैं? उपस्थित। ठीक है ना। अब पांचवा जो पॉइंट है एक बार मैंने अपन डिस्कस भी कर लेंगे, पहले इसमें अंतर देख लें। देखो कोशिका वृत्ति किसमें उपस्थित होती है? पादपों में कोशिका वृत्ति उपस्थित होती है और जंतुओं में कोशिका वृत्ति अनुपस्थित होती है। अगला अपन ने देखा रिक्तिकाएं कैसे होती है? बड़े बड़े आकार की होती हैं और जंतु कोशिका में रिक्तिकाएं छोटे छोटे आकार की होती हैं। अगला अपन ने क्या देखा था? आकार जी आयत के आकार की होती हैं, बड़ी कोशिकाएं जो होती हैं वे हमेशा छोटी होती हैं और गोलाकार के आकार की होती हैं। लाइसोसोम क्या होती हैं? पादप कोशिका में अनुपस्थित होती हैं और इसमें उपस्थित होते हैं। और अगला पॉइंट क्या है अपना? संचित भोजन। ये अपनी संचित भोजन किसके रूप में देती हैं? ग्लाइकोजन की। संचित भोजन इसके रूप में लेंगे, ग्लाइकोजन के रूप में। और इसका संचित भोजन क्या होता है? स्टार्च। का फॉर्म में आएगा, अपन आगे पढ़ लेंगे। छठवां पॉइंट और कर लीजिए आप क्लियर। 5 ही होते हैं, इतने ही आपके 5 ही कर लेना आप, 5 ही बहुत हो जाएंगे। 6 आप याद करने में आपको परेशानी हो, 5 ही आप कर लेना, ये नोट कर लीजिए। इसमें कोशिका वृत्ति क्या होती है? उपस्थित होती है, इसमें अनुपस्थित होती है, इसमें रिक्तिकाएं बड़े बड़े आकार की होती है, इसमें छोटे छोटे आकार की होती है। आकार आयताकार बड़ी होती है पादप कोशिकाएं, और ये कैसी होती है? छोटी होती है। आगे का लाइसोसोम क्या हो जाएगा? जब पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है और जंतु कोशिकाओं में उपस्थित होता है। ठीक है, एक और लिख लो, छिक्का ये लिखना है आपको, क्लोरोप्लास्ट। ये किसका काम आता है? क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण। इसमें क्या होगा? उपस्थित, और इसमें क्या होता है? अनुपस्थित। ठीक है, 6 अंतर आपने
कंप्लीट कर ली है। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में पादप और जंतु कोशिका का अपना टॉपिक क्लियर होता है। अब कुछ आपके और पार्ट्स दिए हैं, जैसे साइटोप्लाज्म के बारे में दिया है टिप्पणी, और माइटोकॉन्ड्रिया जो आपके सिलेबस में दी हैं उन अंगों के बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आप इतने नोट कर लीजिए।